नंबर 12 फॉर्म्स ऑफ मार्केट और इसके अंदर पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन। चैप्टर नंबर 12 फॉर्म्स ऑफ मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन। तो ये चैप्टर में 80% जो पोर्शन है वो डिलीट हो गया है। पहले ये चैप्टर बहुत लेंदी हुआ करता था, 5-6 दिन लगता था, लेकिन अब ये एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। 2 साल पहले डिलीट हो गया पूरा। देखो अगर मैं बताऊँ ना, पहले ये चारों था सिलेबस में, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। अब ये जो 3 है ना, ये डायरेक्ट डिलीट हो गया। तो अब बस एक ही पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन, और चैप्टर ख़त्म। तो इसीलिए चैप्टर बहुत कम हो गया है, छोटा हो गया है। तो चैप्टर नंबर 12 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट कितने तरीके के होते हैं, और अब तो बस एक ही पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, पूरा थ्योरी है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ मार्केट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, मीनिंग ऑफ मार्केट। मीनिंग ऑफ मार्केट। तो लिखो क्या मीनिंग है। मार्केट रेफर्स टू, ये याद करना पड़ेगा, 1 मार्क में आता है मार्केट का मीनिंग। अब चैप्टर छोटा हो गया तो इसमें एक भी चीज़ ऐसे छोड़ना ही नहीं है कि वो याद करके मत जाओ, कुछ सभी याद करना है, छोटा सा चैप्टर है बस। मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम, मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम दैट ब्रिंग्स द बायर एंड सेलर, मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम that brings the buyer and seller in contact with each other to settle the sale and purchase of goods। बहुत सिंपल सा मीनिंग है और ये डायरेक्ट 1 मार्क में आता है कि मीनिंग ऑफ मार्केट बताओ। तो क्या है, मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम दैट ब्रिंग्स द बायर एंड सेलर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। मार्केट वही जगह बोलेंगे जहाँ पे ग्राहक भी है और साथ में जो दुकानदार है वो भी है, जहाँ दोनों आकर दुकानदार उसको सामान दे रहा है, ग्राहक उसको पैसा दे रहा है, बस वही पोजीशन को बोलते हैं मार्केट, वही सिचुएशन को। तो क्या लिखा है, मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम, मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम दैट ब्रिंग्स द बायर एंड सेलर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर टू सेटल द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए। सेलर क्या देगा बायर को, बोलो बोलो, सेलर क्या देगा, गुड्स और सर्विस, और बदले में बायर क्या देगा सेलर को, जो भी पेमेंट है, प्रोडक्ट के बदले में पैसा देगा, वो पेमेंट कर देगा। अच्छा बताओ, एक जगह है जहाँ पे कोई भी और नहीं रहता, वहाँ एक सेलर है और वहाँ एक बायर है, और दोनों ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या उसको भाई मार्केट बोलेंगे? और कोई नहीं है, बस एक वहाँ सेलर है, एक बायर है, बाकी और कोई भी सेलर नहीं है। इसका आंसर है, इसको भी मार्केट बोलेंगे। मार्केट होने का बस एक कंडीशन है, बायर और सेलर को आके आपसी में ट्रांजैक्शन करना है। यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा है कि बहुत सारे बायर होना है या बहुत सारे सेलर होना है, बस ये लिखा है बायर और सेलर जहाँ आके मिल गए और दोनों मिलने के बाद ट्रांजैक्शन करे, सेटल करे। मतलब यहाँ पे सेटल का क्या मतलब है कि जो सेलर है वो दिया गुड्स एंड सर्विस और बायर इसको बदले में पेमेंट कर दिया, बस इसी ट्रांजैक्शन को बोलेंगे मार्केट। तो मार्केट के लिए ज़रूरी नहीं है कि जैसे अपने बचेली में संडे को, वेडनेसडे को पूरा लगता है घड़ी चौक के सामने, वैसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक सुनसान जगह भी है, वहाँ भी एक बायर और सेलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसको भी बस मार्केट बोल देंगे। तो मार्केट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम दैट ब्रिंग्स बायर एंड सेलर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। क्यों बुलाया जा रहा है एक दूसरे को, कि सेटल हो पाए। सेटल का मतलब सेलर गुड्स दे पाए और बायर पैसा दे पाए। क्लियर है ये, इसको याद कर लेना, ये 1 मार्क का मीनिंग आ जाता है। अब चैप्टर बहुत छोटा हो गया तो यही कहीं से पूछेगा, ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं अब चैप्टर में। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक था मीनिंग ऑफ मार्केट, सेकेंड टॉपिक पे आ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट कितने तरीके के होते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो लिखो इसका ऐसे 4 ब्रांचेस लगा के। परफेक्ट कंपटीशन, अपने सिलेबस में बस एक है, बट ये बाकी का भी नॉलेज होना है कि ये 3 होता है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, पहला है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और लास्ट है ओलिगोपोली।
परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, जिसमें से बस यही वाला पढ़ना है, बाकी पूरा डिलीट हो गया सिलेबस से। तो इसीलिए चैप्टर का ही नाम अब क्या हो गया है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पहले बस चैप्टर का नाम हुआ करता था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अब बाकी सब डिलीट हो गया, बस परफेक्ट कंपटीशन है, तो चैप्टर का भी नाम वही बन गया है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो बस यही वाला पढ़ना है। फर्स्ट हेडिंग डालो परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, हेडिंग बस डाल दो, पहले इसको समझते हैं ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। देखो परफेक्ट कंपटीशन में पहले क्या है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं, मतलब जो दुकानदार है वो बहुत सारे लोग हैं। अभी कुछ भी नोट वोट नहीं करना है, बस समझते जाओ। तो इससे पहला फीचर निकलता है कि इसमें बहुत सारे सेलर हैं, मैनी सेलर। फिर इसके बाद बहुत सारे यहाँ बायर भी होते हैं, जो खरीदार है, जिन लोग खरीदने आए हैं मार्केट में गुड्स और सर्विस, ये भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो बताओ पहला दो फीचर क्या है, मैनी सेलर, और दूसरा फीचर मैनी बायर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, ये जो लिखे हैं हम लोग हेडिंग अभी परफेक्ट कंपटीशन, तो ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है वो पढ़ रहे हैं। तो उसको पहले मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। यहाँ पे है मैनी बायर। एग्जाम में ये बहुत बार रिपीट हुआ है कि बताओ परफेक्ट कंपटीशन के क्या फीचर है। तो पहला फीचर क्या है परफेक्ट कंपटीशन का, मैनी सेलर, बहुत सारे दुकानदार है। दूसरा फीचर क्या है, मैनी बायर, बहुत सारे खरीदार हैं। अब उसके बाद तीसरा, जो ये दुकानदार है उनके पास जो प्रोडक्ट रखा है वो सबके पास ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट है, जैसे सब के सब आलू बेच रहे हैं। तो एक ये थर्ड फीचर है। सेम को क्या बोलते हैं, होमोजीनस या हेट्रोजीनस, होमोजीनस। तो सबके पास होमोजीनस प्रोडक्ट है। होमोजीनस प्रोडक्ट का मतलब होता है सबके पास सेम प्रोडक्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक का आलू उड़ता है, किसी एक का आलू कुछ और हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास सेम साइज, सेम शेप, सेम कलर का आलू है, तो सब लोग एक ही जैसा आलू सेल कर रहे हैं। तो ये वाला तीसरा फीचर है। बताओ तीन फीचर क्या क्या था, मैनी सेलर होंगे, मैनी बायर होंगे और होमोजीनस प्रोडक्ट होगा। होमोजीनस प्रोडक्ट का मतलब आलू सबके पास ऑलमोस्ट सेम साइज, कलर सब एक ही जैसा होगा। तो ये जितने लोग भी बेच रहे हो बिल्कुल सब सेम ही रहेगा। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन है, क्या ये लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे, मतलब बैनर, पैम्पलेट, पोस्टर ये सब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? करेक्ट, इसका आंसर है सब लोग सेम ही चीज़ तो बेच रहे हैं। ये भी आलू ही बेच रहा है, ये भी आलू बेच रहा है, ये भी आलू बेच रहा है। क्या इनमें कोई डिफरेंस है क्या इनके आलू में? नहीं। तो फिर एडवर्टीजमेंट करेंगे क्यों? एडवर्टीजमेंट कोई भी कंपनी तब करता है जब उनके पास बाकियों से कोई हटकर सामान होता है। सब के सब आलू ही बेच रहे हैं, सबका आलू सेम क्वालिटी का आलू है, तो फिर यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता। तो इसका एक और फोर्थ नंबर का फीचर हो गया कि यहाँ पे कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होता, नो एडवर्टीजमेंट। रीजन क्या है एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं होता? सबके पास होमोजीनस प्रोडक्ट है, कुछ भी ऐसा अनोखा है ही नहीं कि उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़े। कोई भी कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट तब करता है जब वो अलग होता है, हटकर होता है। अब जब सभी के सब एक ही जैसे सामान बेच रहे हैं तो कोई एडवर्टीजमेंट करके कोई मतलब नहीं। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं अभी के लिए आलू का प्राइस चल रहा है 30 रुपए किलो, ठीक है, जो कि मार्केट में अभी चल भी रहा है 30 रुपए किलो। अब यहाँ से एक बायर गया ये दुकानदार के पास और इसको बोला कि मेरे को 20 रुपए किलो में दे दो, ये देगा या नहीं देगा? क्या लगता है? सोचो सोचो, वापस से सुनो। इसके अभी तक क्या क्या फीचर हो गए? मैनी सेलर था, मैनी बायर था, होमोजीनस प्रोडक्ट था और इनमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होता क्योंकि सभी तो सेम ही बेच रहे हैं। हाँ हाँ, तो फिर वो नहीं बेचेगा। और अगर रेट किसी का भले सब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे पर कोई 30 में कोई 40 में, तो वो 20 में बेच सकता है। बेच देगा पक्का? अभी नहीं बेचेगा भैया, क्योंकि ये बायर है, ये गया और उसको बोला भैया 30 रुपए किलो चल रहा है, मेरे को 20 रुपए किलो में दे दो। तो मेरा क्वेश्चन है, अभी तुम लोग और कोई सिचुएशन मत दो, इतने ही सिचुएशन में बताओ क्या वो अग्री होगा या नहीं होगा, ये बताओ। नॉर्मली वो कितने पे बेच रहा है? 30 रुपए में।
अब अगर वो 20 में बेचने के लिए रेडी हो जाए तो उसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान। जो अभी तुम लोग को प्रॉफिट वगैरह मत देखो, कहीं ना ऐसा बोल सकते हो कि 5 रुपए 10 का तो प्रॉफिट हो ही रहा होगा, लेकिन तुम लोग ये सोचो अगर वो 30 में बेचता, अब उसको 20 में बेचना पड़ रहा है, डायरेक्ट कितने का घाटा हो गया? 10 रुपए। और वो जितना किलो बेचेगा हर किलो पे वो 10 रुपए का घाटा कर रहा है। और यहाँ पे बायर बहुत सारे हैं या बहुत कम है? बहुत सारे। अब मान लो एक जन बोल रहा है 20 रुपए में मैं खरीदूंगा, तो ये जो दुकानदार है वो क्या बोलेगा पता है? चल तू हट, बहुत सारे हैं लाइन में, तू अगर 20 में मांग रहा है मैं तेरे को नहीं दूंगा, क्योंकि बाकी लोग 30 में खरीदने के लिए तैयार है। अब बताओ, जब बाकी लोग ऑलरेडी 30 में खरीदने के लिए तैयार है तो क्या सेलर घाटा करना चाहेगा क्या? नहीं। वो बोलेगा तू अकेला नहीं है मार्केट में, तू हट जा, तेरे साइड में ऐसे लाइन से लगे हुए, अगर तू नहीं भी खरीदेगा तो बाकी लोग आके खरीद लेंगे। तो बताओ क्या यहाँ पे प्राइस उन लोग कम करेंगे? नहीं, प्राइस यहाँ बिल्कुल कम नहीं होता, क्योंकि अगर ये कम करके बेच रहा है ना तो ये मूर्ख है। इसको जहाँ 30 रुपए मिल सकता है वहां वो कितना रुपए चार्ज कर रहा है? 20 रुपए। मतलब हर एक किलो में वो 10-10 रुपए का घाटा झेल रहा है। बहुत बेसिक सा बात है। बायर बहुत सारे, हम लोग सेकेंडरी फीचर पढ़े हैं कि बायर की कमी नहीं है। अब इतना ही मत गिनो कि यहाँ जो मैं बनाया उतना ही है, मान लो ऐसे 100, 200, 300, 500 ऐसे बायर लोग हैं, इतने बायर है, उसमें से अगर एक जन बोल रहा है कि मेरे को 20 में चाहिए, वो बोलेगा चल तू बाजू हट, और बहुत सारे हैं वो लोग 30 में खरीद लेंगे। तो सीधा सीधा कोई भी घाटा करना नहीं चाहेगा। तो इसका एक 5वां फीचर हो गया कि इसमें जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता। प्राइस इसलिए चेंज नहीं होता क्योंकि बायर कितने हैं? बहुत सारे। तो इसीलिए एक बायर अगर मांग भी रहा है कम रेट में तो बोलेगा चल तू हट, किसी और को आने दे, तो कोई और आके खरीद लेगा। कितना फीचर हो गया? 5। पहला फीचर मैनी सेलर, दूसरा फीचर मैनी बायर। प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनस प्रोडक्ट। क्या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं? नहीं, सबके पास सेम है। प्राइस चेंज हो रहा है क्या? नहीं। प्राइस चेंज किया मतलब मूर्ख आदमी है। जहां उसको बाकी लोग 30 रुपए दे रहे हैं, डायरेक्ट उसका 30 रुपए में बिक सकता है, वो अननेसेसरी हर किलो में वो 10 रुपए का घाटा कर रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो ये प्राइस भी चेंज यहाँ नहीं होता। फिर उसके बाद अगला, और एक हम लोग मानते हैं कि ये जितने भी लोग हैं ना, इनको अच्छा नॉलेज है कि मार्केट में कितना रुपए में क्या मिलता है, वो सब के बारे में ये लोग को अच्छे से नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि ये लोग इर्रेशनल है या मार्केट में पहली बार आए। हम ये मान के चलते हैं कि इनके अंदर पहले से नॉलेज है कि मार्केट में आलू का इतना दाम है, प्याज का इतना दाम है, तो इन लोग अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। तो एक और ये आप फीचर याद रख सकते हो कि इन लोग बहुत नॉलेजेबल बायर है। अब उसके बाद मान लो ये जो पर्सन है इसका नाम है सुरेश। अब ये सुरेश को यहाँ धंधा करने का मन नहीं कर रहा है, क्या ये बिना किसी को बताए जा सकता है, या इसको सबको बताना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूँ? जा सकता है? नहीं जा सकता है। ये सुरेश है, सेलर, आलू बेचता था। अब ये बोल रहा है नहीं नहीं मेरे को यहाँ नहीं बेचना है, मैं कहीं बाहर दूसरे जिला उला में जाके कहीं और सिटी में जाके बेचूंगा। तो क्या इसको सबको बताना है या ये बिना बताए जा सकता है? बिना बताए जा सकता है, बिल्कुल बताने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे है। अच्छा, और मान लो एक सेलर है रमेश, वो सब्जी मंडी के कहीं बाहर बेचता था। अब उसको लग रहा है चलो यहाँ जगह खाली हो गया, मैं यहाँ एंटर करता हूँ, क्या उसको किसी से पूछना है? नहीं। तो इसका एक और फीचर हो गया 7, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री हो जाता है यहाँ पे और साथ में एग्जिट हो जाता है, मतलब किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। जब मर्जी करे दुकान बंद कर दो, जब मर्जी करे दुकान नया ला लो, वहाँ पे स्टार्ट कर दो, किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया एक फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो एग्जाम में बस आएगा इतने ही फीचर्स में लिख के आ जाना, इसी को अभी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। बताओ क्या क्या फीचर था? मैनी सेलर, मैनी बायर, होमोजीनस प्रोडक्ट, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, नो चेंज इन प्राइस, और नॉलेजेबल बायर, और फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसमें फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। ये वाला डायग्राम बना लो, फिर इसको हम लोग नोट कर लेंगे। इसमें कुछ और नया पॉइंट है क्या? नहीं, हो गया सर। ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाओ कि बस डायग्राम देख के समझ आ जाए।
अच्छा, क्या सेलर चाहे तो बढ़ा सकता है क्या प्राइस? मान लो 30 रुपए में बिक रहा है, सेलर बोलेगा मैं तो 50 में बेचूंगा, बढ़ा सकता है। बायर क्या बोलेगा पता है, तू साइड हो, मैं बाजू वाले से लूंगा। जैसे वो सेलर बोला था ना बायर को, वैसे ही बायर भी बोलेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पॉइंट पढ़े, बहुत सारे सेलर है और बहुत सारे बायर है, ना बायर की कमी है ना सेलर की कमी है। तो अगर सेलर बोलेगा मैं 30 में नहीं, मैं तो 50 में बेचूंगा, तो बायर लोग बोलेंगे तू साइड हो जा, बाजू वाला 30 में बेच रहा है वहां से खरीद लेंगे। और अगर बायर बोलेगा मेरे को 20 में दो, तो दुकानदार बोलेगा नहीं तू बाजू हो जा, बहुत सारे बायर है, उन लोग खरीद लेंगे 30 रुपए में। तो यहाँ प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, ना तो सेलर के एंगल से हो सकता है ना तो बायर के एंगल से हो सकता है। तो बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं, इनके पास जो प्रोडक्ट होता है होमोजीनस, सभी के पास सेम आलू रहेगा, सेम कलर का आलू रहेगा, सेम शेप सेम साइज सब वैसा। फिर नॉलेजेबल बायर है, कोई भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं होता, क्योंकि सभी तो सेम चीज़ बेच रहे हैं। एडवर्टीजमेंट तब किया जाता है जब अपने प्रोडक्ट में कुछ अनोखा बात होता है। अब सभी सेम है तो फिर क्या करेंगे? हो गया नोट, जल्दी जल्दी। और ये वाले क्वेश्चन का आने का सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये चैप्टर इतने में ख़त्म हो जाता है। इसी को बस अभी एक्सप्लेन करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म। हाँ हाँ हाँ, वो एक है, इसके बाद वाला उसमें प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, वो थोड़ा लेंदी है। हाँ, सब वैसे ही है, उसमें बस थोड़ा रिलेशनशिप में चेंज हो जाता है, बाकी तो सब सेम है। उसमें भी तो ऐसे ही बनता है ना, वो जो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी टोटल हाईएस्ट है तो ये जीरो है, वो फॉल हो रहा है तो ये नेगेटिव हो रहा है। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट सेम है, वो बस टोटल यूटिलिटी की जगह टोटल रेवेन्यू आ जाता है, वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन आ जाता है। एवरेज यूटिलिटी पढ़ते थे, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन, फिर एवरेज कॉस्ट, फिर एवरेज रेवेन्यू, वो सब ऑलमोस्ट सेम ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, वो मैनेजर कमीशन वगैरह वाला। हो गया। कल का लेक्चर तुम लोग कर लिए रिकॉर्डेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? मैं ग्रुप में जो भेजा हूँ डे नंबर 6, फिर डे नंबर 6 नहीं किया तो डे नंबर 7 कैसे समझ आएगा? कल तो वाले बैच में हो गया ना डे नंबर 6, आज उसमें डे नंबर 7 है। नहीं, तुम्हारा तो डे नंबर 5 तक ही हुआ है ना। क्या है 18? हाँ हाँ, वो भी आ रहा है ना विदाउट एडजस्टमेंट। हाँ 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 हाँ, कौन से वाले का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर बोल रहा है ना, पूरा है। हाँ हाँ, तो अगर तेरे को नहीं मिल, मैं उसमें डे लिखा हूँ, जैसे डे नंबर 6 से 3B3 वो वाला अगर नहीं मिला तो मेरे को बता देना, तो मैं भेज दूंगा तेरे को। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो इतना ही है चैप्टर, 16 स्लाइड और फिर ख़त्म। तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़े, अब इसका फीचर थोड़ा लिख लेते हैं। पहले मीनिंग लिखो। अब तुम लोगों को फीचर पता है ना, तो ये मीनिंग वगैरह बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग लिख रहे हैं। मीनिंग और कुछ नहीं है, जो फीचर्स पढ़े हैं ना उसी को एक साथ जोड़ के मीनिंग बन गया है। हाँ हाँ, देखो क्या लिखा है, परफेक्ट कंपटीशन इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर, नो इंडिविजुअल सेलर हैज कंट्रोल ओवर द प्राइस, प्रोडक्ट इज होमोजेनस,
and price is determined by the forces of demand and supply. मैं बोल रहा हूँ, लिखो. Perfect competition is said to exist. बोल रहा है परफेक्ट कंपटीशन कहाँ होगा? जहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे और बायर होंगे. क्या सब्जी मार्केट इसका एग्जांपल में आ सकता है? पक्का नहीं आएगा भैया, क्योंकि डिफरेंट वो प्रोडक्ट. करेक्ट. टमाटर अलग अलग रहेगा, देसी टमाटर कोई बेचेगा, कोई नॉर्मल टमाटर बेचेगा, आलू एक नया टाइप का आलू होता है, छोटा छोटा वाला, एक बड़ा आलू रहेगा. तो यहाँ वो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं होता. कोई दुकान में जाना, वो बोलेगा किलो 50 रुपये, कोई बाजू दुकान में जाओगे वो बोलेगा 60 रुपये है. तो परफेक्ट कंपटीशन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियल लाइफ में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. परफेक्ट कंपटीशन इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर ऑफ द कमोडिटी. बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं. एंड नो इंडिविजुअल बायर एंड सेलर हैज एनी कंट्रोल ओवर द प्राइस. होमोजीनस है, क्या करे, सिलेबस में है. बहुत रेयर सिचुएशन है. वहां हो सकता है जहां हम लोग स्पेसिफिकली सब्जी वाले को बोले कि तुम लोग यही वाला आलू ला के बेचना, और बायर भी वही आलू ही खरीदने गया है मार्केट. हो सकता है, इसीलिए वो थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाता है ना. बहुत कुछ ऐसा है बुक में जो हाइपोथेटिकली हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो परफेक्ट इलास्टिसिटी वाला सिचुएशन था जहाँ प्राइस जीरो था. स्टार्टअप का बताया थे ना भैया, वो ऐप से कर लेते हैं, इसमें 1 महीना लगता है. हाँ, एक दिन के अंदर. सर बोलते हैं 1 ही दिन में हो जाता है. वो बोलने की बात है, फाइल जमा हो जाता है, लेकिन सरकार आगे नंबर अलॉट नहीं करता आगे. मैं तो बोला ना कि फॉर्म हम सब दिखा देता है, लेकिन एक दिन में कंपनी रजिस्टर करना कोई मजाक वाली बात नहीं है. क्योंकि ऐसा कंपनी अगर एक दिन में रजिस्टर हो गया तो कितना लफड़ा हो जाएगा, कितना घपला उपला अंदर चलेगा. सरकार पूरा चेकिंग वुकिंग करता है, सर्टिफिकेट वगैरह देता है. तो बोलने की बात है कि एक दिन में होगा, अंदर ही अंदर उसमें 2-2, 3-3 महीना लग जाता है. कितने लोग का पेंडिंग एप्लीकेशन रखा हुआ है कब से, अभी तक उनको नंबर अलॉट नहीं किए हैं. सर जो बोलते हैं ना, तो सर हिला दो. हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं. हाइपोथेटिकल सही बोल रहे हैं. बस ना उनको बुरा लगे, नहीं तो ऐसा लगे नहीं बात काट रहा है ऐसे. ये हो ही नहीं सकता. हो गया. अच्छा देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, परफेक्ट कंपटीशन इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. क्या मतलब? बहुत सारे सेलर होंगे, बहुत सारे बायर. सेकेंड पॉइंट लिखा है नो इंडिविजुअल बायर एंड सेलर हैज एनी कंट्रोल ओवर प्राइस. इसका क्या मतलब? सेम प्राइस रहेगा. हाँ, क्या बायर चेंज करवा सकता है? नहीं. दुकानदार बोलेगा चल तू बाजू हट दूसरा खरीद लेगा 30 रुपए में. क्या सेलर चेंज कर सकता है प्राइस? नहीं. बायर बोलेगा तू बाजू हट, मैं किसी और के यहाँ से खरीद लूंगा. तो इसीलिए ना बायर के हाथ में कंट्रोल है, ना सेलर के हाथ में कंट्रोल है. और लिखा है प्रोडक्ट इज होमोजीनस, मतलब सबके पास सेम प्रोडक्ट है. और मार्केट प्राइस कौन डिसाइड करता है? सप्लाई एंड डिमांड. सप्लाई एंड डिमांड का मतलब होता है जिस चीज का मार्केट में डिमांड ज्यादा है उस चीज का मार्केट में प्राइस ज्यादा होगा. जिस चीज का मार्केट में डिमांड नहीं है उस चीज का मार्केट में प्राइस बहुत कम होगा. तो यही बात लिखा है कि मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है, कोई पर्टिकुलर इंसान डिसाइड नहीं करता. जैसे मान लो प्याज बहुत ज्यादा डिमांड किया जा रहा है तो इसका सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और जब किसी चीज का डिमांड ज्यादा होता है तो उसका सप्लाई कम हो जाता है तो प्राइस क्या हो जाता है? प्राइस कम होता है कि बढ़ जाता है? मान लो आज की डेट में तो बहुत प्राइस कम होता है ना. इधर अभी सुनो, मैं रिलेट कैसे करवा रहा हूँ. मान लो बहुत सारे लोग का प्याज खाने का भूत चढ़ गया है, सब लोग एकदम प्याज ऐसा मर रहे हैं. अब जब प्याज का हर लोग डिमांड करेंगे तो मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगा? प्याज का कम हो जाएगा. और जिस भी चीज का मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है उसका प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. तो जब प्राइस बढ़ जाता है तो इसका प्राइस मतलब डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ गया. तो ये कहाँ एग्जिस्ट होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में. इसमें कोई अकेला जो सेलर है वो डिसाइड नहीं करता प्याज कितना रुपए किलो चलेगा. अगर मार्केट में डिमांड अच्छा है तो उसका प्राइस बढ़ा देंगे, अगर मार्केट में कोई डिमांड नहीं कर रहा तो उसका प्राइस कम कर देंगे. बस इतना सा बात है. क्या चीज का? नहीं, ये सब है ना, बाकी वो सिलेबस से डिलीट हो गया है. मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिओपोली होता है, ओलिगोपोली होता है, मोनोपोली होता है. ये देखो, ये जो मैं फर्स्ट बैच को पढ़ाया था ना, फर्स्ट बैच को जब पढ़ाया था तब पूरा सिलेबस में था.
तो उनको ये सब पढ़ाया था। देखो ये था ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, ये पहले हुआ करता था, अब अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले बहुत ये सब में पढ़ना पड़ता था, अब तो चैप्टर ही निपट चुका है। चैप्टर कितने नंबर का आएगा? 2-3 मार्क्स। कम ही नंबर का आएगा, मतलब ऐसा बोल सकते हो 3 मार्क्स तक आ सकता है। अभी वाले एग्जाम में ज़्यादा का आ जाए क्योंकि तुम्हारा चैप्टर ही बहुत कम है। फाइनल एग्जाम में बता रहा हूँ 3 मार्क्स तक का आ सकता है। ये वाले एग्जाम में क्या है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के आसपास ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। लिखो अब फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एग्जाम में आएगा तो हेडिंग लिखेंगे और बाद में वो हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। लिखो पहला फीचर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सेलर रहेंगे। इसके अंदर लिखो द नंबर ऑफ फर्म्स selling a particular commodity is so large that any increase or decrease in supply of one particular firm hardly influence the total market supply। थोड़ा कुछ खतरनाक लिखा है, पहले लिख लो फिर समझते हैं। The number of firms selling a particular commodity is so large that any increase or decrease in supply of one particular firm hardly influence the total market supply। Increase or decrease in supply of particular firm hardly influence the total market supply। Hardly influence the total market supply। The number of firms selling a particular commodity is so large that any increase or decrease in supply of one particular firm hardly influence the total market supply। क्या मतलब? बहुत सारे फर्म ना सेलिंग कर रहे कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा, और उसमें अगर कुछ सप्लाई में कुछ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वो ज्यादा इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ये मार्केट फोर्स को, मार्केट। हाँ, ऑलमोस्ट 80% तो ठीक ही है। सुनो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, हो गया लिखना? नुपुर लिख रही है अभी भी नहीं? ठीक है, सुनो अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे बायर कम रहते हैं कि ज़्यादा रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं, बहुत सारे बायर रहते हैं और एट द सेम टाइम सेलर भी बहुत सारे रहते हैं। अब मान लो टोटल ऐसे 100 सेलर है, उसमें से एक सेलर का आलू खत्म हो गया, बताओ क्या इससे मार्केट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मान लो कोई एक सेलर आलू थोड़ा ज़्यादा लेके आ गया, क्या उसके आलू ज़्यादा लेने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली बेचना तो वही 30 रुपए में ही है। तो देखो यही लिखा हुआ है द नंबर ऑफ फर्म्स बहुत सारे हैं, तो अगर कोई ज़्यादा ला ले या किसी का स्टॉक बिल्कुल स्टॉक आउट हो जाए, ख़त्म भी हो जाए, तो भी वो हार्डली इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब शायद ही इन्फ्लुएंस करेगा, कोई ज़्यादा उससे इफेक्ट नहीं आएगा। द नंबर ऑफ फर्म सेलिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी सो लार्ज, इतने ज़्यादा सेलर लोग हैं कि अगर एक का स्टॉक बढ़ भी गया या किसी एक दो का स्टॉक आउट हो गया, तो भी इससे मार्केट को कोई बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसका एक MCQ आया था कि जो सेलर लोग होते हैं उन लोग प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर है? प्राइस टेकर है या उन लोग प्राइस मेकर है? क्या लगता है? मार्केट बनाता है प्राइस। इसका करेक्ट आंसर है प्राइस टेकर, क्योंकि इन लोग प्राइस डिसाइड नहीं करते। प्राइस कौन डिसाइड करता है? डिमांड, मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ का मार्केट में डिमांड होगा उस चीज़ का ज़्यादा प्राइस होगा, जिस चीज़ का मार्केट में डिमांड नहीं होगा उस चीज़ का प्राइस भी कम होगा। तो इसीलिए याद रखना, ये जो सेलर होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं या प्राइस मेकर होते हैं? प्राइस टेकर होते हैं। और अगर बायर पूछ लिया तो
ये तो मैं सेलर से पूछा, अगर मैं बायर के एंगल से पूछूं, बायर क्या होते हैं? वो भी टेकर ही होंगे। ये भी टेकर ही होंगे। क्या बायर डिसाइड कर सकता है क्या? बायर बोलेगा 20 रुपए में दो, तो सेलर बोलेगा तू हट, कोई और खरीद लेगा, तेरे को नहीं बेचूंगा, बहुत सारे बायर है दुकान मार्केट में। तो इसीलिए याद रखना, चाहे बायर हो या सेलर हो, दोनों के दोनों क्या है? प्राइस टेकर है। प्राइस मेकर इन लोग नहीं है। प्राइस मेकर, अभी तो तुम लोग वो सिलेबस डिलीट हो गया, आगे पढ़ते। प्राइस मेकर कौन होता है? जो मोनोपोली करता है। मोनोपोली सुने हो? हाँ, वो मतलब अपने खुद से जितना मोनोपोली का मतलब मार्केट में बस एक ही सेलर है और कोई आसपास है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। अब बताओ, मार्केट में अगर एक ही सेलर है तो ये प्राइस किसी से पूछ के रखेगा क्या? नहीं, अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। उसको लग रहा है चलो 2000 रखना है, 2000 रखेगा, क्योंकि उसको पता है गिरे पड़े हालत में लोग मेरे यहाँ आएंगे, तो इसी वजह से वो प्राइसमैन बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा। लेकिन मार्केट में अगर बहुत सारे लोग हैं तो फिर सोच समझ के प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। हालांकि लोग गुडविल का बेनिफिट ले सकते हैं, वो अलग बात है। यहां तक हो गया। हाँ, इसमें ये वाला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, therefore it is said that a firm under perfect competition is a price taker। इसको बॉक्स में डाल देना, प्राइस टेकर। ये ऐसा बोला जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होते हैं, जो सेलर होते हैं, वो लोग प्राइस टेकर होते हैं। अगला लिखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर। लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, इसके अंदर not only is the number of seller very large। बोल रहा है कि बस सेलर ही ज़्यादा नहीं होते, सेलर के अलावा नंबर ऑफ बायर भी वेरी लार्ज होते हैं, बहुत सारे होते हैं। नॉट ओनली इज द नंबर ऑफ सेलर वेरी लार्ज, कॉमा नंबर ऑफ बायर इज वेरी लार्ज एज वेल। मतलब शॉर्ट में अगर बोले तो बायर भी बहुत सारे हैं, सेलर भी बहुत सारे हैं। अकॉर्डिंगली बताओ, क्या एक बायर प्राइस को कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अकॉर्डिंगली एन इंडिविजुअल बायर इज ऑल्सो नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक लौता बायर भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो बोला कि मेरे को 20 रुपए किलो में दो, तो उन लोग बोलेंगे तू बाजू हट, बहुत सारे बायर लोग हैं, उन लोग 30 रुपए में खरीद लेंगे, तो कोई क्यों अपना घाटा करवाएगा। कोई भी डिस्काउंट कब देता है? जब उसका सामान बिक ना रहा हो। जब मार्केट में इतने सारे लोग आए खरीदने, तो फिर वो क्यों स्टार्टिंग में डिस्काउंट देके खत्म करेगा स्टॉक। अकॉर्डिंगली एन इंडिविजुअल बायर इज ऑल्सो नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ कमोडिटी। और बताओ, बायर भी क्या होते हैं? प्राइस मेकर या प्राइस टेकर? प्राइस टेकर। तो इसमें लिख लो, एन इंडिविजुअल बायर अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज ऑल्सो प्राइस टेकर। इसको रटने का बिल्कुल जरूरत नहीं, हर चीज का लॉजिक है। प्राइस मेकर इन लोग हो ही नहीं सकते। मार्केट में जो रेट चल रहा है वो रेट में बेचना पड़ेगा। किसी के भी ना सेलर के इंटरफेरेंस से कुछ होगा, ना बायर के कुछ होगा। अगला लिखो, होमोजीनस प्रोडक्ट। होमोजीनस मतलब सबके पास बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। सबके पास एकदम सेम प्रोडक्ट है। होमोजीनस प्रोडक्ट, इसके अंदर लिखो, all the seller sell identical unit of a given product। अच्छा, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक बायर ये दुकान में गया, उसको सामान पसंद नहीं आया, तो वो दूसरे दुकान में जा रहा है? हो सकता है, पक्का।
सोच के नहीं, प्राइस का तो है, और थोड़ा सोचो। प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम है ना, जो शेप का आलू ये बेच रहा है वही शेप का आलू वो बेच रहा है, इसका भी आलू मतलब इसके पास भी वही रखा हुआ है, उसके पास भी वही रखा हुआ है, तो दोनों के पास बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है। तो इसके यहाँ पसंद नहीं आएगा, क्या उधर जाएगा? नहीं, सबके यहाँ सेम ही तो रखा हुआ है। इसके दुकान में भी वही आलू है, इसके दुकान में भी वही आलू है, फिर क्या करने उसका आलू देखने जाए, मतलब उसका आलू खरीदने जाएगा? वही पॉइंट है। हाँ, हो सकता है उसको ये आलू पसंद ना आ रहा हो, वहाँ देखना। आलू पसंद रहेगा तो लिखो तुम लोग। कहाँ था मैं? ये देखो इधर था। इट इज द बायर, लिखो लिखो, इट इज द बायर, इट इज दैट बायर विल हैव, इट इज दैट बायर will have no reason to prefer, no reason मतलब चाह के भी वो दूसरे के दुकान में नहीं जाएगा, क्योंकि सब लोग सेम ही तो बेच रहे हैं। इसमें थोड़ा एकदम गंदा इंग्लिश लिखा है, इट इज दैट बायर, अजीब सा, थोड़ा अच्छे लिख देते। द बायर विल नॉट प्रेफर द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर प्रोड्यूसर या सेलर। वही तो, नहीं तुम लोग अपने हिसाब से लिख लेना, एकदम बहुत ही बकवास लिखा हुआ है इसमें, क्या कर सकते हैं। बस हेडिंग याद रखना, अंदर का कंटेंट तो मैं भी अपने टाइम में भी नहीं लिखता था इसका देख के, बस वो समझ आ जाने के अंदर क्या पॉइंट डिस्कस हुआ है, बस अपने हिसाब से लिख दो। लिखा है इट इज दैट बायर विल हैव नो रीजन टू प्रेफर द प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर टू द प्रोडक्ट ऑफ अनदर सेलर, मतलब एक का सामान छोड़कर वो दूसरे के सामान के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि दोनों का सामान तो सेम ही है, ये भी आलू बेच रहा है वो भी आलू बेच रहा है। अगला लिखो परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज किनके पास परफेक्ट नॉलेज है? बायर। और सेलर भी बोल सकते हो, सेलर को भी पता है कि मेरे को ये बेचना है, इतने रुपए में बेचना है। सेलर, हाँ, जो सेलर होगा वो तो नॉलेजेबल हो गई ना, कोई एकदम अनपढ़ अभी थोड़ा ना ऐसे टोकरी लेके आएगा और तुरंत बेचना चालू कर देगा। जो लेकर आए उसको भी पता होगा कि कितना में बेचना है, वो तो रहेगा, सही बात है। लिखो परफेक्ट नॉलेज। ओ माय गॉड, हाँ आज पढ़ेंगे भाई। बायर एंड सेलर आर फुल्ली अवेयर, बायर एंड सेलर आर फुल्ली अवेयर। बायर, सेलर को तो पता ही होता है कि कितना रुपए का प्याज बिक रहा है, कितना रुपए का टमाटर बिक रहा है। हम लोग ये मान रहे हैं कि बायर भी बिल्कुल अवगत है, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसको पता है। बायर एंड सेलर आर फुल्ली अवेयर ऑफ प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। प्रिवेलिंग मतलब अभी करेंटली उतना चल रहा है। बायर एंड सेलर आर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, मतलब गोइंग ऑन द मार्केट, मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, एग्जिस्टिंग रेट जो चल रहा है, उसको बोलते हैं प्रिवेलिंग। अगला लिखो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसका क्या मतलब था? हाँ, कोई रोक टोक नहीं है, जिसको आना है वो बिजनेस आके करे, जिसको जाना है वो बिजनेस से जाए। प्रिवेलिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग, हाँ अभी जो चल रहा है। ऑन गोइंग बोल सकते हो, या तो ऑन गोइंग बोल सकते हो, या एग्जिस्टिंग बोल सकते हो, एग्जिस्टिंग रेट। हाँ, a firm can enter and leave any industry, a firm can enter and leave any industry freely, मतलब कोई भी कभी भी एंटर कर सकता है इस बिजनेस में और कोई भी कभी भी बाहर जा सकता है। कोई उनको लीगल रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। तो लिख लो देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी एंट्री और एग्जिट। जैसे अपना यहाँ बचेली में मछली मार्केट का वो हो गया, तो वहाँ एक आदमी जो सब कभी अंदर बेच लेता है, फिर कभी वो कड़ी चौक के बाहर लगा देता है, तो बिक जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। वो अलग बात है कि वहाँ के बाकी सेलर मन अंदर घुसने नहीं देते, लेकिन नॉर्मली फ्री एंट्री और एग्जिट है, कोई कानून का पालन वालन करने का जरूरत नहीं है।
देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट। हो गया यहाँ तक? पहला फीचर क्या पढ़े? बहुत सारे सेलर, दूसरे बायर, फिर प्रोडक्ट क्या होगा? होमोजेनस, परफेक्ट नॉलेज रहेगा, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नो एडवर्टीजमेंट वाला भी लिख लेना एग्जाम में, और उसका रीजन क्या लिखोगे? एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबके पास बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, तो कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। अब एक ये लिख लो, ये बहुत रेयर है आना, बट आ सकता है, कोई भरोसा नहीं। अब ये चैप्टर में बहुत कम बचा ना, वही है जो हम लोग लिखे ना, उसी को थोड़ा अलग से पूछ सकता है। 3 वाइटल कंक्लूजन, मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन पढ़ के, वाइटल का मतलब नहीं, वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, कि एक परफेक्ट कंपटीशन पढ़ के क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए, क्या रिजल्ट मिला वो पढ़ के परफेक्ट कंपटीशन। तो ये आ सकता है कि बताओ वाइटल कंक्लूजन्स बताओ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ के क्या हुआ। एक ये स्लाइड बाकी है, फिर एक ये, और यहाँ पे खत्म। ये ऐसा बोल सकते हो कि पूरा सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर है ये। 3 वाइटल कंक्लूजन, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो अभी जो हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पढ़े ना, वो पढ़ के हमें क्या समझ आया, उसका क्या हम लोग निर्णय निकाल सकते हैं, कंक्लूजन या रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला लिखो, पहला क्या पढ़ेंगे कि इन लोग प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर है? प्राइस टेकर है, तो यही पहला कंक्लूजन। अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कुछ भी नया नहीं है, जो पढ़ लिए हैं वही वाला है, बस हेडिंग अलग लिखा है। अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर। तो पहला कंक्लूजन हम लोग ये डिराइव किए कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म है, फर्म का मतलब है सेलर, याद रखना, यहाँ जो फर्म का बात चल रहा है, यहाँ पे फर्म का मतलब है सेलर। तो जो सेलर है वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है वो। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो जो सेलर होता है वो प्राइस टेकर होता है, नॉट प्राइस मेकर। तो प्राइस फिक्स कौन करता है? मार्केट फोर्स। मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, जिसका भी डिमांड है, जिसका भी सप्लाई है, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड किया जाता है। लिखो इसमें, प्राइस इज फिक्स्ड बाय फोर्सेस ऑफ मार्केट, प्राइस इज फिक्स्ड बाय फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। मार्केट में जिस चीज का ज्यादा डिमांड होगा, उस चीज का प्राइस भी ज्यादा होगा। प्राइस इज फिक्स्ड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। और अगला लिखो, इट इज एट दिस प्राइस ऑल द फर्म इन द इंडस्ट्री सेल देयर आउटपुट। मतलब अगर प्याज का किलो चल रहा है 30 रुपए, तो सबके सब 30 रुपए में ही बेचेंगे। इट इज एट दिस प्राइस ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री सेल देयर आउटपुट। यही प्राइस में बेचेंगे, ना तो प्राइस को बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ा सकते भी नहीं चाह के भी, और ना ही प्राइस को कम करेंगे, क्योंकि बायर इतने सारे हैं, तो एक जन नहीं खरीदेगा तो कोई दूसरा खरीद लेगा। अब इसके रीज़न लिखो कि क्यों ये लोग प्राइस टेकर है और प्राइस मेकर नहीं है। तो रीज़न करके लिखो। पहला रीज़न, नंबर ऑफ फर्म्स। फर्म का क्या मतलब है? हाँ, और अभी जो मैं बताया वर्ड, सेलर। तो अभी हम लोग रीज़न लिख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इन लोग प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। तो पहला रीज़न करके लिखो। एक है बस ये वाला। ये डायग्राम ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है? प्राइस सेम है। अब 10 किलो खरीदोगे तो भी प्राइस उतना है, 20 किलो खरीदोगे तो भी उतना, 30 किलो खरीदोगे, 50 किलो खरीदोगे, बस उतना। इसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ये डिमांड चैप्टर के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ही पढ़े थे, बस यही एक डायग्राम है। तो रीजंस में लिखो, पहला नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स ब्रैकेट में लिख देना, नंबर ऑफ फर्म्स जो के आगे ब्रैकेट में लार्ज, बहुत सारे लोग होते हैं। अब बताओ, नंबर ऑफ फर्म्स अगर ज्यादा हैं, तो अगर एक आदमी प्राइस बढ़ा भी देगा तो क्या कोई उसके पास से खरीदेगा? नहीं, उसको हटा के कोई दूसरे के पास से खरीद लेंगे। तो पहला रीजन ये है
इसके अंदर का मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, चल जाएगा ना। बस तुम लोग एक्सप्लेन कर देना कि मार्केट में है ही इतने सारे सेलर कि अगर प्राइस बढ़ा भी दो तो कोई वहाँ से खरीदेगा नहीं, वो तो उतने में खरीदेंगे जितना रुपये एग्जिस्टिंग मार्केट में चल रहा है। अगला लिखो होमोजीनस प्रोडक्ट, सबका बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है तो प्राइस क्या ही बोल के अलग चार्ज करेंगे जब प्रोडक्ट सबका सेम है। तो प्राइस तो तब ज़्यादा चार्ज किया जाता है जब कोई एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर दे रहे हैं। अब प्रोडक्ट जब सेम है तो फिर क्या ही उसका प्राइस चार्ज करेंगे अलग। होमोजीनस प्रोडक्ट, इसके अंदर भी वही लिखा है, सबके पास सेम प्रोडक्ट है तो क्या ही प्राइस को ज़्यादा हाइक कर पाएंगे, नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ फर्म्स और दूसरा होमोजीनस प्रोडक्ट। और अगर बताओ कोई लो प्राइस दे रहा है, मान लो कोई 20 रुपए में बेच रहा है, तो दिमाग वाला काम कर रहा है या बेवकूफ़ है? मूर्ख है, बेवकूफ़ है। जबकि मार्केट में बायर लोग कितने रुपए में खरीदने के लिए तैयार है? 30 रुपए में, तो भी वो जानबूझ के कितने में बेच रहा है? 20। तो उसका अननेसेसरी क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस? लॉस। तो यही है अगला हेडिंग, अननेसेसरी लॉस ड्यू टू लोअर प्राइस फिक्सेशन। उनकी गलती, मतलब दिमाग नहीं लगाए। जब देख रहे हैं मार्केट में इतना सारा बायर है तो प्राइस क्यों कम करना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल साहिल अपना कोचिंग क्लास चालू किया, साहिल कोचिंग क्लासेस के नाम से, ठीक है, साहिल कोचिंग क्लासेस 2.0 के नाम से। अब ये चालू किया, अब ये देख रहा है और वो प्राइस मान लो चार्ज किया 1000 रुपये समथिंग, प्राइस चार्ज किया फीस 11th वालों का 1000 रुपये। अब 1000 रुपये देने के लिए सब तैयार है, तो बताओ क्या वो जानबूझ के 500 रुपये लेगा क्या? नहीं, ये तो अननेसेसरी लॉस है। जब उसको 1000 रुपये डायरेक्टली मिल रहा है तो फिर वो प्राइस कम क्यों करेगा? अब बताओ प्राइस वो कम क्यों करेगा अगर करना चाहे तो? कब जरूरत पड़ेगा उसको प्राइस कम करने का? जब मेरे पास वो प्रोडक्ट कम मतलब है ही नहीं। हाँ, बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, बच्चे में इनको बुला बुला के थके, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, इधर है कोचिंग, जल्दी आओ। क्या, कौन सा? हाँ हाँ, ये बंद हो गया ना।